हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हो गया। आपका दोस्त प्रिंस कुमार एक नए सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि कल की क्लास में हमने शुरू किया था बिहार बोर्ड का इतिहास। वैसे तो आप किसी बोर्ड से इसको आप देख सकते हैं, सब में टॉपिक एक ही होता है, चाहे एनसीईआरटी हो या बिहार बोर्ड है, टॉपिक सबका सेम ही होता है। तो सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास पार्ट टू, कल का पार्ट वन हम लोग पढ़े थे। आज हम पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और चैप्टर का जो नाम है, इकाई वन है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, कल हमने जाना कि यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, और नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इसका भाग वन नहीं देखा है तो मैं इसका भाग वन लिंक का, इसका जो लिंक है भाग वन, सॉरी पार्ट वन का, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से पहले जाकर उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को अगर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिए, बट सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 1830 की क्रांति। यानी जुलाई महीने में 1830 ईस्वी को जो क्रांति हुई थी, क्यों हुई थी, उसमें क्या हुआ था और उसका क्या परिणाम हुआ, इन तीन टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि कल के क्लास में हमने सुना था, चार्ल्स, इसको एक्स भी लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग पढ़ेंगे दसम, यानी चार्ल्स ये 10वां था। एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। देखिए, निरंकुश का अर्थ होता है नीह जोड़ अंकुश। नीह मतलब नहीं, अंकुश जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब उस पर कोई भी आदमी उसको कोई आदेश नहीं दे सकता है, वो किसी के बस में नहीं है, जो मन में आएगा वो करेगा। और एक प्रतिक्रियावादी शासक था, मतलब सब मिलाकर आप कह सकते हैं एक अत्याचारी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। मतलब ये चाहता था कि जो फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जग रही है वो खत्म हो जाए। मतलब लोग अपने देश के लिए न लड़ें, जिस तरह चल रहा है उसी तरह चले, यहाँ पे लोकतंत्र न हो, राजतंत्र ही हमेशा रहे। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। संवैधानिक लोकतंत्र मतलब संविधान, जैसे कि हमारे देश में भी संविधान है, तो फ्रांस में भी लोग चाहते थे कि लोकतंत्र हो जाए, एक संविधान बने, लेकिन ये उसमें क्या करता था, बाधा उत्पन्न करता था। वो संविधान नहीं बनने देता था, लोकतंत्र नहीं चाहता था। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्लेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि चार्ल्स दसम के समय या चार्ल्स 10 ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया, तो उसका नाम था पोलीग्लेनिक। यहाँ पे नीचे उसका फिगर आप लोग देख सकते हैं, यह है पोलीग्लेनिक। इसी को चार्ल्स दसम ने बनाया था अपना प्रधानमंत्री, ठीक है ना। देखिए, अगर आपको चार्ल्स दसम का पिक्चर देखना है तो आप पार्ट वन देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, या जो लोग देख लिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। तो पार्ट वन आप लोग जाके लिंक दिया है मैंने, उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। पोलीक्लिनिक ने पूर्व मतलब होता है पहले, पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। देखिए, आप एक वर्ड है अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य वर्ग क्या होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। देखिए क्या होता था ना कि राजाओं के टाइम में जो व्यक्ति राजा के सबसे करीब होता था, मतलब जो सबसे उसका भरोसेमंद व्यक्ति होता था, जो बड़ा अधिकारी होता था, उसको अभिजात्य वर्ग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने देश में बाबर ने क्या किया था कि मुगल वंश की स्थापना की, तो बाबर के जो करीब होगा, जो उसके नज़दीक सबसे था, वो अभिजात्य वर्ग कहलाता था, ठीक है ना, बड़ा अफसर कहलाता था। तो ये क्या किया ना पोली क्लिनिक ने, ये बड़े बड़े लोगों पे ध्यान देता था, मतलब जो अफसर थे उनको केवल अधिकार देने का काम करता था, आम आदमी को नहीं देता था। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। यानी उदारवादी, उदारवादी का अर्थ होता है कि वे लोग जो लोगों के बारे में अच्छा सोचे, लोगों के बारे में मतलब राय जो रखते हैं वो अच्छी रखते हों। तो वो उदारवादी जो लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई ये केवल अमीर लोगों का साथ दे रहा है, अभिजात्य वर्ग का साथ दे रहा है, हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, जबकि
हम लोगों के चलते ही देश चलता है, क्योंकि सबको पता है कि जनता है तभी कोई भी शासन करता है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलीक्लिनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। अब इससे क्या हुआ कि जो सदन यानी कि जो पार्लियामेंट बोल सकते हैं चलता था, तो वहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि थे, लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि आखिर मतलब आम आदमी को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो सब कोई पॉलीक्लिनिक से दुखी था। चार्ल्स दशम ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। अब क्या किया कि चार्ल्स दशम में 25 जुलाई 1830 को 4 गो नियम खतरनाक खतरनाक लगा दिया, जिसको कोई भी मतलब नहीं मान सकता था, अत्याचार था एक टाइप से। इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। देखिए 28 जून 1830 ईस्वी गृह युद्ध, यहाँ पे कि ये वर्ड है गृह युद्ध। गृह युद्ध का अर्थ होता है कि जब अपने ही देश में, अपने देश के आपस में ही लोग आपस में लड़ना शुरू कर दें तो उसको गृह युद्ध बोलते हैं। गृह मतलब घर होता है। अरे घर का लड़ाई जब अपने आप से घर में ही कोई चाचा फूफा लड़ना शुरू कर देता है वो भी गृह युद्ध ही होता है, लेकिन ये देश के लेवल पे है। इसे जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। यानी फ्रांस के पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है, वहाँ पे 28 जून 1830 ईस्वी को जो युद्ध आरंभ हुआ था गृह युद्ध, उसी को हम लोग जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पिक्चर लगा हुआ है, कैसे लड़ाई चल रही थी। राजा का सैनिक लोग था, आम आदमी थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, दिख रहे हैं ना, इसमें आप लोग दिखाई दे रहा है ना। ऐसा ही पिक्चर आप लोग किताब के ऊपर भी लगा हुआ है। ये फ्रांस की क्रांति का सीन है। फिर है परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम फ्रांस की राजधानी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। और देखा चार्ल्स दशम ने कि भाई अब यहाँ पे स्थिति जो है काफ़ी खतरनाक हो गई है, बस फटाक से वो अपने क्या किया, राजगद्दी त्यागा, भागा और जाकर अपना जान बचाकर इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस से बुर्बो राजवंश का जो अधिकार था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब शुरू होता है अगला। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप और बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपी गई। अब एक दूसरा राजा आया आर्लियंस वंश का, जिसका नाम था इस वंश के शासक लुई फिलिप। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये लुई फिलिप, ठीक है ना, ये आया। लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। मतलब इसको अच्छे अच्छे लोगों ने, पत्रकार ने, पेरिस की जनता के समर्थन से ही राजा बना था, इसलिए उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। इसलिए जो भी नीति बनाता था, ये जो भी काम करता था, ध्यान रखता था कि इससे किसी कोई परेशानी न हो। अब इस क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। मतलब जो लोग राजा बनना चाहते थे वो सिस्टम खत्म हो रहा था, लोकतंत्र आ रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। मतलब कि जब लोग देखे भाई कि फ्रांस में आंदोलन हुआ, वहाँ पे मतलब लोकतंत्र होने जा रहा है, तो अगल बगल के जितने भी देश थे वे लोग भी, इटली, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, हंगरी, ये सभी मतलब अपने राजाओं के या अंग्रेजों का जो भी जिनका भी शासन था उनका विरोध करना शुरू कर दिए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अब लुई फिलिप भी उतना भी काम करता था, लेकिन वो भी बड़े लोगों का ही ध्यान रखता था, जिससे फिर से एक बार आंदोलन शुरू हो गया और वो आंदोलन था सन 1848 ईस्वी की क्रांति। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे सन 1848 ईस्वी की क्रांति कैसे, क्या हुई, क्या परिणाम हुआ। तो आज के लिए इतना ही।